सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस सेशन ऑफ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है राजेश अमोला, टीचर साइंस आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। एंड इस सेशन में हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 9 के साइंस सब्जेक्ट के ऊपर, कक्षा 9 विषय विज्ञान के ऊपर। आई होप आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। तो चलिए आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट और देखते हैं आज की क्लास से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग बातों को। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जहां से कि आपके एग्जाम में जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपके एग्जाम में सवाल यहां से बनते हैं, ठीक है। और इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आगे की क्लासेस के लिए भी आपको ये हेल्प करेगा। चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। आप लोग अपना ध्यान अपने अपने स्क्रीन पर बनाकर रखिए। सीखते हैं आज के टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग बातों को। तो आज के टॉपिक की सबसे पहले हेडिंग पुट अप करते हैं। देखिए, हम लोग जानते हैं बल को, हमने पढ़ा है बल को। इस बल के ही कुछ और अन्य जो हमारे पास क्वांटिटीज हैं, जो राशियां हैं, उनके बारे में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। दो प्रकार के बल में लेता हूं। सपोज कोई बल जो है वो एक विशेष दिशा में लग रहा है। एक विशेष दिशा में लगने वाला बल। दूसरा है प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल। देखिए, दो बल हैं, ठीक है, और इन दोनों बलों का हमने अलग अलग नाम रखा हुआ है। जब बल किसी एक विशेष दिशा में लग रहा हो, किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में काम कर रहा हो, तो हम उसे नाम देते हैं प्रणोद। क्या नाम देते हैं हम उसे? प्रणोद, ठीक है। प्रणोद। यदि किसी प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लग रहा है बल, तो उसे हम नाम देते हैं दाब। इसे हम कहते हैं थ्रस्ट, इसे हम कहते हैं प्रेशर। तो आपसे अगर परिभाषा पूछ ली जाए, डेफिनेशन पूछ ली जाए कि दाब क्या होता है, तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या कहलाता है? दाब कहलाता है, ठीक है। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल जो है क्या कहलाता है? दाब कहलाता है, ठीक है। तो दाब का हम फॉर्मूला जो है इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए, दाब, पहली बात, इसे हम दाब से रिलेटेड बातें कर रहे हैं। दाब को अक्षर P द्वारा निरूपित किया जाता है। ठीक है, अक्षर P द्वारा निरूपित किया जाता है। इसके अलावा इसका अगर मात्रक बात करें, चलिए मात्रक के बारे में बात करते हैं, फिर फॉर्मूला से ऊपर बात करें। अगर इसका सूत्र देखें हम, दाब बराबर, मैं ये भी कह सकता हूं प्रणोद बटे क्षेत्रफल, क्योंकि किसी एक विशेष दिशा में लगने वाला जो बल होता है प्रति एकांक क्षेत्रफल में, उसको हम दाब कहते हैं, ठीक है। तो ये तो आप इसे प्रणोद बटे क्षेत्रफल याद रख लो, या तो फिर आप इसे बल बटे क्षेत्रफल याद रख लो। आप अपनी सहूलियत से इसे याद रख लीजिए, ठीक है। दाब को हम रिप्रेजेंट करते हैं P से, बल को हम F से निरूपित करते हैं, क्षेत्रफल को A से। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया। क्या फॉर्मूला बन गया? P बराबर F बटे A। P बराबर F बटे A। ये फॉर्मूला भी याद रखेंगे। इतनी बात समझ में आ गई? दाब का सूत्र याद हो गया, दाब का फॉर्मूला याद हो गया। नेक्स्ट, दाब का मात्रक। दाब का मात्रक, यूनिट। दाब के जो मात्रक होते हैं वो क्या क्या होते हैं? नंबर 1
न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसको हम इन शॉर्ट कैसे लिख सकते हैं, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। शॉर्ट में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। दूसरा पास्कल, क्या बोलते हैं इसे, पास्कल। ये भी क्या होता है, दाब का मात्रक होता है। काफी सारे मात्रक होते हैं दाब के, जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे चर्चा हम लोग करते जाएंगे। ठीक है ना, समझ में आ गया? ठीक है, इसके ऊपर हम लोग कुछ एक न्यूमेरिकल्स करेंगे अब। ठीक है, और चलिए क्षेत्रफल किस प्रकार से निकालते हैं पता है ना, क्षेत्रफल निकालना सबको आता है, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा था, क्षेत्रफल भी आएगा इस फॉर्मूला में। ठीक है, तो क्षेत्रफल आपको निकालने की जरूरत पड़ेगी हर एक जगह पर अलग अलग। ठीक है, चलिए तो कुछ क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्वेश्चन है, एक लकड़ी का गुटका मेज पर रखा है। एक लकड़ी का गुटका मेज पर रखा है, इसका जो द्रव्यमान है इसका द्रव्यमान 5 केजी है। लकड़ी का गुटका मेज पर रखा है जिसका द्रव्यमान 5 किलोग्राम है, तथा इसकी विमाएं तथा इसकी विमाएं 40 सेंटीमीटर गुणा 20 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, हमको क्या निकालना है, हमको दाब निकालना है जब दो केसेस में निकालना है। देखो लकड़ी का गुटका कुछ इस प्रकार का है, अगर आपके सामने फिगर ड्रॉ किया जाए तो लकड़ी का गुटका कुछ इस प्रकार का है। ठीक है, कुछ इस प्रकार का है। तो इसको मैं दो तरीके से रख सकता हूं, इस लकड़ी के गुटके को मैं दो तरीके से रख सकता हूं। एक तो ऐसे खड़ा करके, ठीक है, और एक ऐसे करके, देखो एक इसको ऐसे लेटा करके भी रख सकते हैं। ठीक है, एक इस तरीके से रखा हुआ है। दो तरीके से रख सकते हैं, इसे ऐसे खड़े करके भी रख सकते हैं, ऐसे लेटा करके भी रख सकते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला पार्ट है और ये सेकंड वाला पार्ट है। तो पहले तरीके में बोल रहे हैं जब दाब ऐसे रखा हो हमने कि इसकी जो नीचे वाली जो विमाएं है ना, ये वाली विमा और ये वाली विमा दे रखी है हमको। कितनी दे रखी है, 20 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर। जब इसके नीचे की तरफ हो तब कितना इस पर दाब लगेगा। ठीक है, लकड़ी के गुटके द्वारा मेज के ऊपर ये रखा हुआ है। ठीक है, मेज पर लगने वाला दाब निकालना है। और दूसरे केस में हमने इसको कैसे रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है कि इसकी जो विमाएं हमारे मेज पर हैं वो है 40 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर की। आ गई बात समझ में? एक बार इसको ऐसे लेटा करके रख दिया, एक बार इसको खड़ा करके, मतलब अलग अलग तरीके से इसको रख दिया। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, दाब। तो चलिए दाब निकालते हैं, क्योंकि हम जानते हैं दाब बराबर प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन
एरिया, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है। P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए। नाउ कंसिडर दिस कि हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर सॉरी, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, ये बात तो ठीक है, ठीक है। इसके अलावा हम ये बात देखेंगे कि कितना बल लग रहा है, ठीक है, और कितना क्षेत्रफल है। हमको पहले क्या निकालना है, एफ निकालना है, कितना बल लग रहा है, बल क्या है एफ, और क्षेत्रफल क्या है ए, ये दोनों हमको कैलकुलेट करने हैं। तो एफ बराबर क्या होगा भाई, फॉर्मूला यहाँ पर mg, क्योंकि हर एक वस्तु पर उसके वजन के बराबर बल वो लगाता है ना, जिस भी सतह पर उसको रखते हैं। mg, m कितना है, द्रव्यमान कितना है 5 किलोग्राम, g का मान हम जानते हैं, g का मान कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 49 न्यूटन, ठीक है। f का मान आ गया। अब a का मान बताइए, a का मान कैसे निकालेंगे। a का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्षेत्रफल a बराबर क्या होता है भाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई। पहले वाले केस में इन्होंने हमें लंबाई चौड़ाई कितनी दे रखी है, 20 गुणा 10, तो मतलब कि लंबाई कितनी 20, चौड़ाई कितनी 10, मतलब कि आ जाएगा 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपके पास जब f आ गया, a आ गया, तो आप दाब निकाल सकते हो। अतः दाब P बराबर F अपॉन ए, बल कितना था 49, a कितना आया 200। जब आप इसे भाग करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, कीजिए जरा इसे भाग। 49 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा, 49 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 25 अराउंड, है ना। बट ध्यान एक ये भी देना है कि ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है, ये जो एरिया आपका आया है सेंटीमीटर स्क्वायर में है। इसको हम लोग मीटर स्क्वायर में भी चेंज करेंगे। तो मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए आप क्या करो, इसको 200 भागा 100 गुणा 100, तब ये मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सेंटीमीटर स्क्वायर को, वर्ग सेंटीमीटर को वर्ग मीटर में बदलने के लिए हम लोग ये काम करते हैं। तो ये आएगा 0.02 मीटर स्क्वायर। तो हम यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर वाली वैल्यू ना लेकर के मीटर स्क्वायर वाली वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब आप इसको 2 से काटिए, 4900 को 2 से काटिए, तो ये आएगा 2450 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 2450 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये आया है हमारा आंसर, ठीक है। दाब P इज इक्वल टू 2450 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये हो गया पहला केस। दूसरे केस में क्या करेंगे, दूसरे केस में भी सेम काम करना है, अब दूसरा केस हम लोग जल्दी जल्दी कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है दूसरे केस में हमें क्या करना है, सेम काम करना है लगभग। तो सेकंड वाला केस करते हैं। देखो सेकंड वाले केस में क्या करेंगे, सीधे सीधे फॉर्मूला लगाएंगे, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। बल कितना है यहाँ पर, बल है वही, बल तो उतना ही रहेगा 49 के न्यूटन, ठीक है। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा भाई, इस टाइम कितना है 40 गुणा 10 सेंटीमीटर, मतलब 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 200 सेंटीमीटर स्क्वायर था तो हमने कितना लिखा 0.02। 400 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो हम कितना लिखेंगे 0.04 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो डिवाइड कर दो 0.04 से, यहाँ से पॉइंट हटाए 0 हुआ 25, 49 इंटू 25 हो गया, ठीक है। तो P इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। P इज इक्वल टू कितना आएगा 49 इंटू 25 ना, ठीक है। 49 इंटू 25 मतलब कि 1225। तो हमारे दोनों पार्ट के आंसर आ चुके हैं। मैं आंसर यहाँ पर लिख रहा हूँ आपके सामने एक बार। पहले पार्ट का आंसर है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। सेकंड पार्ट का आंसर है 1225 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो ये है हमारे आंसर। आ गई है बात समझ में। इसमें ही अगर आपसे पूछा जाए, सेम क्वेश्चन रखेंगे हम, ठीक है, सेम क्वेश्चन रखेंगे। हमको क्या करना है इसमें, ये सारी चीजें हमने हटा दी, ठीक है। हमसे इस बार क्वेश्चन पूछा गया, 2 पार्ट तो हमने इसके कर दिए ना। थर्ड पार्ट अगर हमसे इसमें पूछा गया कि बताइए अगर मैं इसको
जो भी हमारे पास ये गुटका है, अगर मैं इसको इस प्रकार से रखूं मेज के ऊपर कि इसकी जो 40 सेंटीमीटर लंबाई और 20 सेंटीमीटर चौड़ाई जो है वो मेज के ऊपर आए, तो बताइए इस केस में कितना दाब लगेगा। तो क्या करेंगे आप, सिमिलरली फिर वही काम, P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए। ठीक है, बल कितना लग रहा है, बल लग रहा है हमारा 49 न्यूटन। ठीक है, उतना ही है बल उतना ही रहेगा। ये गुटका तो सेम है ना, गुटका तो चेंज नहीं कर रहे हैं, वस्तु अगर एक ही है, बार बार उसको अलग तरीके से रख रहे हैं वो अलग बात है, उससे क्षेत्रफल बदलेगा सिर्फ। ठीक है, बल नहीं बदलेगा। तो ए कितना आएगा, एरिया कितना आएगा, देखो 40 गुणा 20 कितना आएगा 800। अब जब 800 होगा तो हम इसको कितना लिखेंगे, मीटर स्क्वायर में कितना लिखेंगे, मीटर स्क्वायर में हम इसे लिखेंगे 0.08। देखो यहाँ देखो 40 गुणा 20 कितना होगा 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए हम ऐसा कर देंगे। ठीक है, कितने से भाग करना है हमको, एक के आगे 10,000 से हम इसको भाग कर देंगे। ठीक है, चलिए अभी यहाँ से पॉइंट हटाइए, 0 0 लगाइए, तो 49 और ये 0 0 को मैं अलग से लिख देता हूँ। ठीक है, अब बटे 8, ये पॉइंट हटाया, 2 0 हमने लगाए ना ऐसे, तो 4 से काट देते हैं, 4 दूनी 8, 4 25 और ये आएगा 1225 आया था अभी ये, बटे 2। जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो प्रेशर की वैल्यू आएगी 612.5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्या समझ में आई आपके बात। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिए स्टूडेंट्स करने हैं। ठीक है, दाब को हमने आज समझा, दाब के बारे में हमने क्या क्या बातें सीखी। हमने ये सीखा कि दाब जो होता है किसी एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम दाब कहते हैं। तो फिर प्रणोद क्या होता है, प्रणोद हमने बोला कि किसी एक विशेष दिशा में लगने वाला जो बल है वो प्रणोद कहलाता है। इस प्रकार से हमने दाब और प्रणोद में अंतर पता किया। फिर हमने दाब के बारे में और ज्यादा चीजें समझी। हमने ये समझा कि दाब को हम कैसे निरूपित करते हैं, अंग्रेजी के अक्षर बड़े अक्षर P के द्वारा। ठीक है, फॉर्मूला देखा हमने, सूत्र देखा, दाब P बराबर बल बटे क्षेत्रफल P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए। ये फॉर्मूला याद रखना है। इसके मात्रक याद रखते हैं। पहला मात्रक क्या है इसका, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। दूसरा मात्रक है इसका पास्कल। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे अगली क्लास में, जब हम मिलेंगे हम ये देखेंगे कि जो दाब है, जो प्रेशर है, उसके क्या क्या यूजेस हमको देखने को मिलते हैं, है ना। हम क्या देखते हैं, जो हमारा स्कूल बैग होता है ना बच्चों, स्कूल बैग जिसको आप कंधे पे टाक के ले जाते हैं, कि पट्टियां कैसे बनाते हैं हम, कि पट्टियां चौड़ी बनाई जाती है। कैसी बनाई जाती है, चौड़ी बनाई जाती है। स्कूल बैग की पट्टियां कैसे बनाई जाती हैं, चौड़ी बनाई जाती है। ठीक, नेक्स्ट इसके अलावा हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि जो कील होती है, कील के सिरे कैसे होते हैं, कील का सिरा कैसा होता है, नुकीला होता है ना, क्यों होता है। इसके अलावा हम अगर सब्जी काटने हैं तो सब्जी काटने के लिए हम कैसा चाकू लेते हैं, सब्जी काटने के लिए धारदार चाकू लेते हैं। कैसे चाकू लेते हैं, धारदार चाकू लेते हैं। तो ये सभी कारण जो हैं, ये सभी जो बातें हम कर रहे हैं, इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे रीजन है प्रेशर। ठीक है, दाब। तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात इसके ऊपर करने वाले। साथ ही साथ अगर आपसे कहा जाए कि आपको रेत वाली जमीन पर चलना है, कैसी जमीन पर, रेतीली जमीन पर, और दूसरी तरफ आपसे बोला जाए कि आपको सीमेंट वाली जमीन के ऊपर चलना है, ठीक है, तो आप किसके ऊपर आसानी से चल पाएंगे। डेफिनेटली आप सीमेंट वाली जो पक्की जमीन होगी उसके ऊपर चल पाएंगे, क्योंकि रेत के अंदर आपके पैर क्या होंगे, धंसने लगेंगे, है ना। तो ये भी एक कारण है दाब का। अब क्यों होता है ये तो हम समझेंगे अपनी अगली क्लास में, इसके लिए तो हम पूरा डिस्कशन करेंगे अच्छे से। ठीक है, एक और जो रेगिस्तान है उसका जहाज हम किसको कहते हैं, रेगिस्तान का जहाज, ऊंट को कहते हैं, कैमल को। क्यों कैमल को ही हम कहते हैं, अदर जानवर, बाकी जानवरों को हम लोग क्यों नहीं कहते, क्यों रेगिस्तान में ज्यादातर ऊंट चलाए जाते हैं, है ना। इन सभी चीजों के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं।
सो आई होप डियर स्टूडेंट्स, आपको जो बातें बताई गई हैं वो आपके समझ में आई होंगी, आपको इंटरेस्टिंग लगी होंगी, आपको पढ़ के अच्छा लगा होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। साथ ही साथ ये भी उम्मीद करता हूँ घर से आप इन चीजों को एक बार रिवाइज करेंगे। अगली क्लास में मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।